जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसवानी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा पीएनएसटी का पीवाई की सीरीज चालू है। इसी सीरीज में हम लोग आज लेकर आए हैं वर्क एनर्जी पावर के जितने भी पीवाई हो सकते हैं सभी को डील करेंगे बारी बारी। ठीक है बेटा, तो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति द्वारा 2 मीटर की ऊंचाई पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 4 घंटे तक पकड़कर रखने में किया गया कार्य कितना होगा? खालिस्तान जूल होगा बोला। ठीक है ना। पहली बात तो बात करते हैं कार्य की। ठीक है, यहाँ बोला गया है कार्य। कार्य क्या होता है बेटा? कार्य होता है बल गुणित विस्थापन। सूत्र याद रखेंगे, बल गुणित विस्थापन बार बार यूज होगा आने वाले क्वेश्चंस में, तो पूरे थ्योरी कॉन्सेप्ट यही समझ जाइएगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आगे कुछ क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग डायरेक्ट डील करेंगे। थ्योरी अभी समझ जाओ। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। कार्य को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। एक्चुअल में बेटा ये होता है वर्क स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर मैं इसको डील करूं, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूं, तो हम बता सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा होता है बेटा, आप लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा होगा या वेक्टर में जो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ए बी कॉस थीटा पढ़े। मतलब हमारा जो वर्क है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा? फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और थीटा पर डिपेंड करता है। तो थीटा क्या है बेटा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट अगर ये डी है, डिस्प्लेसमेंट डी है और फोर्स इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो ये दोनों के बीच का एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा को। क्लियर है बेटा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हमको एफ डी कॉस थीटा मिला। अब वर्क का टाइप भी होता है, इक्वल वर्क, सॉरी पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। ठीक है। अच्छा, पहले वर्क का मैक्सिमम और मिनिमम केस की बात कर रहे थे, उसके बाद में हम लोग वर्क के 2-3 टाइप के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले केस के बारे में बात करते हैं, केस फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या हो सकता है? अगर मैं थीटा बराबर 0 लूं, थीटा बराबर 0 लूं। अच्छा बेटा, थीटा बराबर 0 किस कंडीशन पे हो सकता है? अगर मान के चलो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही लाइन में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, तब जाके आपकी जो थीटा है वो 0 होगा। और थीटा 0 होगा, उस केस में आपका वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? वर्क जो डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 0 रखेंगे, थीटा 0 रखेंगे तो कॉस 0 बराबर हो जाएगा 1। तो आपका जो वर्क होगा वो मैक्सिमम मिलेगा बेटा, वर्क होगा मैक्सिमम मिलेगा। मतलब हम लिख सकते हैं वर्क मैक्सिमम बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। ये डन है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक रिमोट है, इसको ये एक ऑब्जेक्ट है मान के चलो। अगर मुझे इसको डिस्प्लेस करना है तो मैं अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, अलोंग द लाइन इसको क्या करूंगा? फोर्स अप्लाई करूंगा। तो ये यूं प्रकार का, इस प्रकार का डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड फोर्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द लाइन है, सेम लाइन में काम कर रहे हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 0 है। ठीक है ना। उस कंडीशन पे आप थीटा का मान 0 रखते हो, cos 0 1 रखते हो, और हम लोग देखते हैं जो वर्क जो हम बात करेंगे वो मैक्सिमम के केस में होगा। ठीक है ना, वर्क का जो केस होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है बेटा? अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं कि जब थीटा को चेंज करें और 90 डिग्री रखें। ध्यान दीजिएगा, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि आपने इसी ऑब्जेक्ट के लिए बात करें, इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि नीचे सरफेस रखा हुआ है, कोई भी नीचे सरफेस है, मेरा हथेली है, पाम है, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझे इसको डिस्प्लेसमेंट करना है, लेकिन हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं? परपेंडिकुलर लगाए, लंबवत लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स, इसके बीच का कोण कितना बन रहा है? 90 अंश बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हम बात करेंगे आपका वर्क का कितना होगा? तो वर्क का फार्मूला होगा बेटा, वर्क का फार्मूला होगा एफ डी कॉस 90। कॉस 90 बराबर कितना होता है बेटा? 0। तो फाइनली पूरा टर्म 0 होगा। हम बोल सकते हैं इस केस में आपका जो वर्क होगा मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा? 0 होगा। मतलब आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस, आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट विस्थापित नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे मैं ये दीवार पर फोर्स लगाऊं और दीवार पर मैं जितना भी फोर्स लगा दूं 100 न्यूटन 200 न्यूटन, ठीक है, लेकिन दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, अपनी जगह से हट नहीं रहा है,
उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो पूरा का पूरा वर्क जीरो। आप कितना भी फोर्स लगा के थक जाओ, ठीक है ना, पसीना पसीना क्यों ना हो जाओ, आपका वर्क होगा जीरो। फाइनली आपने कुछ भी काम नहीं किया है, ठीक है ना। कितने भी समय तक आप फोर्स लगाते रहो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका वर्क जीरो होगा बेटा। क्लियर है, ये चीज है। और एक चीज है, और एक चीज, ठीक है, और एक चीज देखते हैं कि अगर थीटा 180 डिग्री है, ये केस 3 के लिए बात कर लेते हैं, केस थर्ड के लिए बात करते हैं। थीटा 180 डिग्री है, ठीक है ना, थीटा 180 डिग्री है, तब आप उस केस के लिए बात करते हो जब आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, वो दोनों का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री। उस केस में आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको वर्क मिलता है निगेटिव। मतलब मैं लिखूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 180, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, कॉस 180 कितना होता है -1, और वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा -F इंटू डी, ठीक है ना, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा -F इंटू डी। क्लियर है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की, टाइप ऑफ वर्क या फिर नेचर ऑफ वर्क कह लो, टाइप ऑफ वर्क, वर्क के प्रकार, कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, कार्य के प्रकार की बात कर रहे हैं, नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन एंगल थीटा, ठीक है। पहले की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट और वर्क और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपके दोनों के डायरेक्शन सेम है, आपके दोनों के डायरेक्शन सेम है, तब हमको मिलता है वर्क क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव मिलेगा, वर्क क्या मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है ना, सॉल्व करके देख सकते हो उसको। और मिलता भी है, हम लोग ने अभी बात करें, उस केस में वर्क मैक्सिमम होगा और कितना होगा, एफ इंटू डी के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या रख रहे हो, थीटा बराबर जीरो रख रहे हो, थीटा बराबर जीरो रख रहे हो, तो वर्क कितना मिलेगा, एफ डी मिलेगा। सेकंड हम लोग निगेटिव वर्क देखते हैं, नकारात्मक कार्य, निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क में हम देख रहे हैं कि नकारात्मक कार्य क्या होता है। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, ये दोनों का डायरेक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, और दोनों का जो वर्क होगा निगेटिव मिलेगा। हम लोग लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू निगेटिव एफ इंटू डी। अभी अभी इसलिए जस्ट पिछले वाले स्लाइड में इसके लिए बारे में बात की है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल भी देखते हो आप, कि अगर मान के चलो आप किसी कुएं से पानी खींच रहे हो, बाल्टी से पानी खींच रहे हो बेटा, चलिए पानी भरा हुआ है और कुएं से पानी निकाल रहे हो आप, ठीक है, कुएं से पानी निकाल रहे हो, चलो ओके डन। अभी एग्जांपल के तौर पे समझो, बाल्टी के ऊपर दो काम कर रहे हैं, दो फोर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से, पहली बात, आप जो फोर्स खींच रहे हो उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, टेंशन, ठीक है ना, जो धागे में या रस्सी में या डोरी में जो टेंशन आ रहा है वो उसका डायरेक्शन ऊपर। बाल्टी का जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि आप उसको खींच रहे हो, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट। तो आपके द्वारा जो कार्य किया गया है, आपके बल द्वारा, ठीक है ना, मतलब जो इंसान उसको खींच रहा है पानी को, बाल्टी को, उसके द्वारा जो काम किया जाएगा, उसके द्वारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क फ्रॉम मेन, वर्क बाय मेन या मत आदमी या इंसान के द्वारा जो कार्य होगा वो होगा पॉजिटिव। लेकिन बाल्टी के ऊपर एक फोर्स और काम कर रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा नीचे की ओर काम करता है, ठीक है ना, जो बॉडी को, जो वस्तु को अपनी ओर नीचे की ओर आकर्षित करता है या खींचता है। बल नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन बाल्टी का जो विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर हो रहा है, बाल्टी का विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। इस स्थिति में हम बोलेंगे कि जो वर्क बाय ग्रेविटेशन, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो काम हो रहा है वो कितना होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। एक एग्जांपल है, बता दे रहा है, क्लियर है। जीरो वर्क होता है, और तीसरा जो होता है हम बात कर लेते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क में आपको वर्क मिलता है जीरो, और वर्क किस केस में जीरो मिलेगा, जब थीटा बराबर 90 होगा, थीटा बराबर 90 होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, सॉरी थीटा बराबर 90 का मतलब विस्थापन और बल दोनों लंबवत होंगे एक दूसरे के, पहली चीज। दूसरी चीज, विस्थापन, अगर फोर्स लगा रहे हो और विस्थापन जीरो है, उस केस में भी आपका वर्क जीरो होगा। तो ये तीन टाइप देखते हो बेटा, ओके। बढ़ते हम लोग क्वेश्चंस पर, थ्योरी बहुत हो गया, इनको सबको नोट कर लो। किसी व्यक्ति द्वारा 2 मीटर की ऊंचाई पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 4 घंटे तक पकड़ के रखा गया। ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं, कोई इंसान है
5 किलोग्राम का वस्तु यहाँ पर होल्ड करके रखा गया है, इसको होल्ड करके रखा गया है, होल्ड करके रखा गया है, ठीक है। तो कितने मीटर की ऊंचाई पर? 2 मीटर की ऊंचाई पर, 2 मीटर की ऊंचाई पर किसी वस्तु को होल्ड करके रखा गया है। उस केस में कितने घंटे तक होल्ड करके रखा गया? 4 घंटे तक, 4 घंटे तक होल्ड करके रखा गया। भैया मैं किसी वस्तु को पकड़ के रख रहा हूँ, 1 घंटे रखूं, 2 घंटे रखूं, 3 घंटे रखूं, 4 घंटे पकड़ के रखा ना, विस्थापित तो नहीं किया है मैंने। अभी पहली चीज के लिए बात क्या किया था बेटा, कि अगर विस्थापन 0 होगा तो हमारा काम 0 होगा, हमारा वर्क क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, इसको 0 वर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो 0 वर्क के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, दोनों का जो कोण है वो लंबवत रहना चाहिए, 90 अंश मिलना चाहिए, और विस्थापन 0 मिलना चाहिए। उस केस में आप देखोगे कार्य हमारा क्या होगा? 0 होगा। हम विस्थापित थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो फोल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ कर रखा है, ये इसको पकड़ कर रखा है, होल्ड करके रखा हुआ है ना इसको। तो हम बोलेंगे किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। किया गया कार्य 0 होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बेटा? डन। बढ़ते आगे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक मशीन नियत शक्ति P लगाकर एक वस्तु को गतिमान करती है। यदि वस्तु विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करती है तो किसी समय t पर इसके वेग के समानुपाती होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं शक्ति की, तो शक्ति क्या होता है जानिएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, शक्ति दैट इज पावर, पावर ये होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम। लेकिन वर्क को हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर वेलोसिटी बोलूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो मैं एफ इंटू वी लिख सकता हूँ बेटा। मतलब हम लिखेंगे जो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, पावर भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। पावर कैसे बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो हम बात करेंगे पावर। अच्छा, अब बात आई गई तो हम इससे पहले वाले स्लाइड में वर्क के बारे में बताए थे। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है जूल, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, ठीक है। और इसका जो विमी सूत्र आप बताते हो बेटा, ml2t-2, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्क के बारे में ये खास चीज ध्यान रखेंगे। और जितने भी वर्क के साथ साथ जितने भी एनर्जी है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और चाहे वो हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी हो, जितने भी टाइप के एनर्जी है वो सभी के डायमेंशन फार्मूला ml2t-2 होगा बेटा। इसके साथ साथ में हम लोग जो टॉर्क पढ़ते हैं, टॉर्क पढ़ते बेटा, टॉर्क, ठीक है ना, बल गुणित दूरी, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका भी डायमेंशन फार्मूला ml2t-2 होता है बेटा। प्रश्न अक्सर ऐसा आ जाता है कि ऐसे कौन सा पेयर है जिनके विमाएं समान है, मात्रक समान है, तो ये चीजें याद रखेंगे आप लोग। अभी फिलहाल हम लोग शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। शक्ति का हम लोग एक सूत्र देखते हैं, क्या? वर्क अपॉन टाइम, ये एक सूत्र हो गया बेटा। दूसरा सूत्र फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया। फोर्स इंटू मतलब बल गुणित वेग, बल गुणित वेग के द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये जो है पावर, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब अदिश राशि होती है, ठीक है। हम अब बात करेंगे बेटा कि टी के साथ में इसका संबंध कैसा है। टी के साथ में इसका संबंध कैसा है? जब पी निश्चित है, नियत राशि है, तो हम पी लेंगे, पी मास इंटू एक्सेलरेशन। बल को क्या लिखते हो बेटा? द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल को क्या लिख लिए? द्रव्यमान गुणित त्वरण, और गुना में क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी को, त्वरण को भी क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी का स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय टी लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब इधर p दिख रहा है, अब लेके चलो t को इधर, तो ये हो जाएगा pt, m को लाओ अपॉन में, m बराबर v स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अब लाऊंगा स्क्वायर को इधर तो ये हो जाएगा रूट में pt अपॉन में m बराबर v, ठीक है ना। प्रश्न में बोल दिया गया है कि जो p है, शक्ति है, वो नियत है, ठीक है ना। शक्ति कैसा बेटा? निश्चित है, ठीक है ना। p एक नियत शक्ति लगाकर बोल रहा है, p को नियत मान रही है। द्रव्यमान भी नियत ही होता है, द्रव्यमान भी नियत होता है, तो हम ये बोल सकते हैं v प्रोपोर्शनल, इसको p और m को कांस्टेंट मान के हटा देंगे तो बराबर के साथ में एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगेगा, जिसके बाद हम लोग t को लिखेंगे रूट t। बच गया क्या? केवल समय जो कि रूट में है। क्लियर है बेटा? ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा बेटा। डन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर।
50 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति जमीन से 20 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, ठीक है ना। पहले तो लिख ले दो, मास कितना बेटा 50 केजी है, 20 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 20 मीटर है, ठीक है। उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, सीधे सीधे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगाते हो, ठीक है ना। अगर मान चलो कोई इंसान कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है या विस्थापित होता है, ठीक है ना, यह ऊंचाई तक, जिसका द्रव्यमान यम है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी है, तब आप जो स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं ना बेटा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है बेटा कितना होता है, एम जी एच होता है, कितना होता है एम जी एच, कितना एम जी एच। यही मतलब आप जितना काम करोगे किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए या ले जाने के लिए, विस्थापित करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आप जितना वर्क करते हो, वही वर्क आप में एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाती है, संचित हो जाती है। वही एनर्जी को हमने बोला स्थितिज ऊर्जा, क्या बोला स्थितिज ऊर्जा बेटा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला एम जी एच है, डन बेटा। तो एम जी एच में हम बोलेंगे यम हमारा 50 है, जी हमारा 10 है, और ये गुना में लिख रहे हैं सब गुना में, और एच हमारा 200 है, कितना है 200 सॉरी 20 है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा यहाँ पर हम लोग रखेंगे जी का मान, जी का मान रखेंगे 9.8 रखेंगे बेटा, जी का मान कितना रखेंगे 9.8 गुना 20, यहाँ दशमलव हटा दो, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल बेटा, 5 दूनी 10, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 9 और 10 एक 200, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा बेटा। क्लियर है, समझ में आया, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी कण की स्थितिज ऊर्जा u एक्स स्क्वायर दिया, स्थितिज ऊर्जा किस रूप में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कण की स्थायी संतुलन की किस पर होगी, ध्यान दीजिएगा। स्थायी संतुलन के लिए आप इस कंडीशन को याद रखो, स्थायी संतुलन के लिए जरूरी है, स्थायी संतुलन के लिए जरूरी है du अपॉन dx का 0 होना, मतलब जी जब जब du अपॉन dx होगा तब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, संतुलन की कंडीशन पे होगा। तो इसी कंडीशंस को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों का हम अवकलन लेंगे, du अपॉन dx, d अपॉन dx, दोनों का हम लोग अवकलन कर देंगे, दोनों का अवकलन करेंगे 2x, क्लियर है। इसका मान तो 0 है क्योंकि कंडीशन हमको दे रखा है स्थायी संतुलन का है, तो कंडीशन इसके अकॉर्डिंग इसको ले लेते हैं 0। इसका दोनों का एक साथ अवकलन कर लो, समझ में आ जाएगा बेटा अवकलन अच्छे से, क्लियर। अगर नहीं आया होगा तो अवकलन वाला लेक्चर देख सकते हैं, हमारा जो हम डाल रखे हैं 2x, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर x ये 1 है तो ये हो जाएगा 2, क्लियर है। 0 लगा तो 2x को ला लो इधर, इस प्रकार से हो जाएगा 2x बराबर 2, 2 से 2 को उड़ा दो यहाँ से, तो x बराबर कितना मिलेगा 1। तब हम बोलेंगे x बराबर 1 की स्थिति में हमारा जो कण है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा स्थायी संतुलन में होगी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बेटा, क्लियर है बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। दो स्प्रिंगों के बल नियतांक क्रमशः K1 K2 है, ध्यान दीजिएगा बल नियतांक क्या होता है, यदि इन्हें इतना खींचा जाता है कि दोनों की स्थितिज ऊर्जाएं समान हो जाए, तब उन पर लगाए गए बलों F1 और F2 का अनुपात पूछा है बेटा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो बात करते हैं हम लोग कि ये दो स्प्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, चलिएगा दो स्प्रिंग दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K1 दिया हुआ है और इसका K2 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इस पर F1 बल लगा रहे हैं और इसको F2 बल से खींच रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में दोनों के लिए कंडीशन ही है, ठीक है ना। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये बल जो होता है ना F1 होता है KX1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा KX1। अरे यार अगर F1 बल से खींचेंगे तो क्योंकि स्प्रिंग भी, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका F2 बल से खींच रहे जिसका F2 स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो दोनों की विस्थापन मतलब हम बोलेंगे ये x1 है, ये x2 तक खींच लिए हम लोग ने इसको, ठीक है ना। उस स्थिति में, ठीक है, उस स्थिति में जो बल नियतांक होता है वो इस प्रकार से लिखते हैं बेटा, ठीक है ना, ठीक है। ये याद रखो कि हुक का नियम होता है ये F प्रोपोर्शनल x, F प्रोपोर्शनल x, जितना ज्यादा बल होगा उतना ज्यादा ये विस्थापित होगा या उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, उतना ज्यादा खिंचाएगा, क्लियर है बेटा। अब क्योंकि हम लोग प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो बल के बराबर के साथ में एक नियतांक लगता है जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, यही K होता है स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट, उसी को कहते हैं K को, ठीक है ना।
इसी के का मात्रक पूछ लेता है कई बार एफ अपॉन एक्स, तो मात्रक आप बता सकते हो, बल का मात्रक होता है न्यूटन और एक्स दैट इज द स्ट्रेच डिस्टेंस, ठीक है ना, क्या होता है एक खींचा हुआ लंबाई होता है, इसको हम लोग मीटर से लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर इनवर्स, ये इसका फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट लिख सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या है मात्रक हो जाएगा। वीमा सूत्र बता सकते हो बेटा, वीमी सूत्र बता सकते हो, इसका वीमी सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल फोर्स का हो जाता है एम एल टी माइनस टू, और मीटर दैट इज लेंथ एल माइनस वन प्लस वन, ये इससे उड़ा दोगे इसको तो ये हो जाएगा एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, इसका एम टी माइनस टू, इसका हम लोग बता सकते हैं क्या, वीमी सूत्र। क्लियर है बेटा, बल का लिख दिया हम लोगों ने एम एल टी माइनस टू, और नीचे लेंथ है तो लेंथ से लेंथ को हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, हमारा वीवी सूत्र निकल गया किसका, के का, एम टी माइनस टू। एल जीरो के रूप में भी लिख सकते हो, जो चीज नहीं है उसको जीरो लिख दो, एम टी माइनस टू, अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो ध्यान रखिएगा, है ना। चलो हम टॉपिक पर आते हैं। बोला क्या है, बोला ये गया है कि दोनों को इतने खींचना है कि दोनों की स्थिति ऊर्जा समान हो जाए, मतलब मैं बोलूंगा U1 बराबर U2, हाँ या ना बोलो, ठीक है ना। अब उस केस में हम फॉर्मूला लिखते हैं स्थिति ऊर्जा का, किसी भी स्प्रिंग के लिए स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है U बराबर हाफ के एक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ K1 x1 का स्क्वायर बराबर, इसके लिए स्थिति ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, हाफ K2 x2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा x1 x2 दोनों के लिए जो लंबाई है, खींचा गया लंबाई दोनों के लिए अलग अलग होगा। हमने ये बोला क्वेश्चन में, ये बोला है कि दोनों को इतना खींचना है, दोनों को इतना खींचा जाता है कि दोनों की स्थितिज ऊर्जा समान हो जाए, ठीक है। उस केस में हम लोगों ने इसको सॉल्व करा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर बल नहीं दिया हुआ है, सूत्र में एफ की कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम लोग देखते बेटा एक्स की कोई जिक्र नहीं है, तो एक्स बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स बराबर निकाल लेते हैं, एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, एफ टू बराबर हो जाएगा K2 K1 x1 K2 x2। अच्छा क्वेश्चन में कुछ मिस है, K1 K2 दोनों का है, क्लियर है, ठीक है। तो हम x1 और x2 का मान निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर दोनों को डिवाइड करेंगे तो f1 अपॉन f2 आ जाएगा, K1 x1 अपॉन K2 x2 बेटा, क्लियर है। दोनों की वैल्यू रखेंगे, अच्छा K1 का मान रखेंगे, K1 का मान Kx1 का मान रखेंगे, ओके। सूत्र में क्या दिया हुआ है, बल F1 और F2 का मान निकालने के लिए, हाँ ठीक है करते बेटा। x1 का मान निकालेंगे यहाँ से, तो x1 बराबर हो जाएगा, F1 अपॉन K1, ठीक है ना। यहाँ से x2 बराबर हो जाएगा F2 अपॉन में K2, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू को रख दो इधर, ये हाफ से हाफ को कैंसिल कर दो, K1 एज इट इज रहेगा, x1 का मान रखे थे F1 का स्क्वायर अपॉन K1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा x1 का मान यहाँ से निकाले हैं, तो x1 का मान है F1 K1, ठीक है डन। अब ध्यान दीजिएगा F2 का मान निकालेंगे, F2 का मान निकालेंगे तो हम लोग F2 का x2 का मान निकालें, K2 इंटू F2 अपॉन x2 K2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये चीजें समझ में आ गई बेटा आप लोगों को, हमने x1 का मान और x2 का मान रिप्लेस किया है, और इसका मान कहां से निकाले हैं, तो ये बल का जो सूत्र है यहाँ से निकाले, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमको बल का अनुपात ज्ञात करना है, किसका अनुपात ज्ञात करना है, बल का, तो यहाँ से एक K1 से एक K1 कट जाएगा, एक K2 से एक K2 कट जाएगा, तो हम लोग लाते हैं F1 अपॉन F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। K1 जाएगा ऊपर, K1 जाएगा ऊपर बेटा, K1 जाएगा ऊपर, तो K1 अपॉन में K2, K1 अपॉन में K2, स्क्वायर को ले चलो इधर, स्क्वायर को ले चलो इधर, तो ये हो जाएगा F1 अपॉन में F2 बराबर रूट K1 अपॉन में K2। डन है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये सूत्र याद रखेंगे, कंडीशन याद रखेंगे, दोनों स्थितियों में दोनों स्प्रिंगों के लिए स्थिति ऊर्जा समान है, दोनों स्थिति के लिए स्थिति ऊर्जा समान है। तो हमने निकाल लिया बलों का अनुपात, और बलों का अनुपात निकला रूट K1 अपॉन रूट K2, रूट K1 अपॉन रूट K2 हमारा ऑप्शन नंबर सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर।
दो समान द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला बल F है, ठीक है ना। दो समान द्रव्यमान के बीच, द्रव्यमान समान है, दोनों के लिए बल कितना है, F है। 25% द्रव्यमान एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है, नया बल क्या होगा। अच्छा, ये तो सवाल है गुरुत्वाकर्षण बल का। हम बात कर लेते हैं, दो पिंड है, एक का मास m है, दूसरे का मास m है, ठीक है ना। दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, F लग रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक बल से दूसरे बल में मास स्थानांतरित कर रहे हैं, मतलब यहाँ से m/4 मास स्थानांतरित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 25%, यम का 25% कितना हो जाएगा बेटा, यम का 25% कितना हो जाएगा, यम का 25% हो जाएगा यम 25, यम अपान में 4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यम का 25% मतलब m/4, यम का 25% मतलब m/4, m/4 यहां से निकाल के इधर ले गए, मतलब यहां पर प्लस कर देना है m/4। कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 4 का 4 में से गया 3/4 यम, इसका मास हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 3/4 यम, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 4 का 4 और 1 5, 5/4 यम, ठीक है ना। तो सीधे सीधे गुना करते हैं बेटा, इधर ही खेला कर दे, इनका डायरेक्ट कर देते हैं। 5×3 15, 4×6 16, अंश का अंश में, हर का हर में गुना करेंगे। अभी होता है कैसे गुना करेंगे, डिटेल में समझाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 15/16 हो जाएगा, जो नया बल होगा ना बेटा 15/16 हो जाएगा। अरे यार करके देख लो ना इसको, ज्यादा ही कंफ्यूज अगर आपको दिक्कत है, इसको मिटा देता हूँ। ज्यादा दिक्कत है तो इसको देखो, नाम पुराना बल कितना था, पुराना बल था F/G, m²/r यही था, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है। दूरी तो हम लोग नहीं बदल रहे, हम लोग बदल रहे हैं द्रव्यमान, एक से 25% निकाल के दूसरे में जोड़ रहे हैं। तब हम लोग नया बल बताएंगे, F बराबर G, हम लोग लिखेंगे पुराना बल, पहला बल कितना है 3/4 यम, दूसरा बल कितना है 5/4 यम, बटे में r का स्क्वायर बेटा, क्लियर है। इसको जोड़ दो ना इधर, F कितना है 5×3 15, 4 से 16, 15/16, और ये सेम टू सेम है बाकी, तो ये हो जाएगा Gm²/r², ठीक है ना। और Gm²/r² क्या है, हमारा पुराना वाला F है, पुराना वाला F को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा ना बेटा आप लोग का F बराबर 15/16 F, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो उतना सब चीज करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप इधर ही गुना कर दो, 15 5×3 15, 4×16, आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक बल F दिया हुआ है 2ik, बल कितना दिया हुआ बेटा 2ik प्लस 3jk, ध्यान दीजिएगा। एक पिंड विस्थापन कर रहा है 3jk माइनस 2ik, दिया हुआ है d, विस्थापन दिया हुआ है 3jk माइनस 2ik, ध्यान दीजिएगा। मीटर होता है, तो बल द्वारा ज्ञात किया गया कार्य, ध्यान दीजिए। आप इसको जैसे देखते हो वैसे इसको सॉल्व कर देते हो और गुना कर देते हो, F इंटू डे। सर ने तो हमको बताया F.D होता है, सही बताया आपको सर ने, लेकिन 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 आपको ध्यान रखना है कि जो दिया गया वैल्यू है विस्थापन, उसमें थोड़ा फेरबदल है, उसमें थोड़ा कहानी पलटवार है। ये J दिया हुआ है, ये I दिया हुआ है, तो I को पहले रखो, J को बाद में रखो, इसको थोड़ा सा बदलना है, फिर आसान हो जाता है। फिर जिसको सर ने बताया वैसे ही करना है, 2ik माइनस, माइनस नहीं ये प्लस में है, 3jk। अब कर लो, आपको जैसे सर ने बताया, आपने जैसा जाना है वैसा कर लो। बल गुणित विस्थापन, वर्क बराबर हो जाएगा कि 2 गुणित 2 ऋण 4 और 3 गुणित 3, 3 3 9 होता है, प्लस 9। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फोर्स होता है, यहाँ पर अगले स्लाइड में बता देते हैं। आपको अगर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि अगर ax दिया हुआ है, वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर a बराबर दिया हुआ है axik प्लस ayjk, ठीक है ना। x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट बेटा, क्लियर है। और वेक्टर b दिया हुआ है bxik प्लस byjk। तो अगर आपको इसका डॉट प्रोडक्ट पूछा है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, सीधे सीधे i का i के साथ में, j का j के साथ में गुना कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब आप सीधा कैसे करोगे, ax bx करोगे और ay by करोगे, ay by करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही हमने यहाँ पर भी करा है, ठीक है ना। दो का i के साथ में, मतलब 2 दूनी 4 और धन ऋण ऋण, 3 तिया 9 और 9, धन का धन ही है, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आ जाएगा +5 जूल, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया। बस इस विशेष ध्यान रखिएगा, डी को जैसे देखे वैसे ही सॉल्व करना, भीड़ नहीं जाना है, उसको थोड़ा सा पलटना है।
देखना है कि जे पहले दिया हुआ, आई बाद में दिया हुआ, तो आई को पहले और जे को बाद में करना है, उसके बाद में सॉल्व करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यदि बल एवं लंबाई के मात्रक को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा के मात्रक में बढ़ोतरी होगी। ऊर्जा क्या होता है? कार्य ही ऊर्जा होती है आपकी। आप जितना कार्य करते हो ना, आप जितना कार्य करोगे आपके अंदर उसी वही ऊर्जा के रूप में संरक्षित संचरित होगा या फिर संरक्षित होगा। तो हम बात करते हैं वर्क, जो भी होगा वर्क, वर्क मतलब ऊर्जा, ऊर्जा बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित लंबाई या विस्थापन, लंबाई क्या हो रहा है? विस्थापन ही तो है, ठीक है ना। तो विस्थापन लिखते हैं, विस्थापन, ठीक है ना। तो एनर्जी इज इक्वल टू ई, बल को और 4 गुना बढ़ा दिया है तो 4 गुणित फोर्स इनटू लंबाई को भी 4 गुना बढ़ा दिया है, 4 गुणित यल तो 4 4 16, 16 फोर्स इनटू लेंथ। तो ये पुराना वाला हमारा ये है, पुराना वाला एनर्जी है। तो एनर्जी हमारा जो न्यू एनर्जी है वो कितना टाइम बढ़ जाएगा? 16 टाइम, कितना? 16 टाइम, 16 गुना बढ़ जाएगा हमारा। जो नया ऊर्जा होगा वो 16 गुना ज्यादा होगा अगर हम लोग ने बल को और लंबाई को 4 4 गुना बढ़ा दिए तो। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। किसी भार द्वारा स्प्रिंग को एक्स तक खींचा जाता है तब स्प्रिंग से संचरित ऊर्जा होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब ये जो टी है, जो टी तनाव के रूप में दिया हुआ है, स्प्रिंग को एक्स तक खींचा जाता है, मतलब हम ये बोलेंगे कि ये एक स्प्रिंग है जिसको, ठीक है, टी तनाव किससे खींचा जा रहा है? टी तनाव से खींचा जा रहा है, ठीक है ना। अरे जिस बल से आप खींचोगे स्प्रिंग में तनाव उतना ही मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? के। तो फोर्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा? बल कितना हो जाएगा? के एक्स, के एक्स। तो ये फोर्स नहीं है, एक्चुअल में किसकी वैल्यू होगी? अब टी की वैल्यू होगी। हम फोर्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब टेंशन से। टेंशन मतलब तनाव, तनाव मतलब टी, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो एक्स के बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा टी बाई के। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? टी बाई के। अब आ जाओ स्थितिज ऊर्जा में। तो उस स्थिति मतलब टेंशन टी लाने के लिए आपने कितना स्थितिज ऊर्जा ग्रहण किया है? U बराबर होता है हाफ के एक्स का स्क्वायर। एक्स का मान निकाले यहाँ से, तो ये U बराबर हो जाएगा हाफ के इंटू में एक्स इसको मतलब टी का स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर, सॉरी ये के का स्क्वायर हो जाएगा, के का स्क्वायर, एक के से एक के कैंसिल, यू बराबर ये हो जाएगा टी स्क्वायर और अपॉन में बचा 2 और के 2k। यही हमारा आंसर होगा बेटा, टी स्क्वायर अपॉन 2k, टी स्क्वायर अपॉन 2k। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट। क्लियर है बेटा? डन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यदि बल एवं लंबाई के मात्रक को 4 गुना बढ़ाया जाए तो ऊर्जा के मात्रक में बढ़ोतरी होगी। फिर से वही वाला क्वेश्चन, बल एवं लंबाई की मात्रा को 4 गुना बढ़ाया तो वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, कॉपी पेस्ट, मतलब आंसर 16। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यदि दो निकायों में प्रत्यास्थ टकराव होता है तो, प्रत्यास्थ टकराव, अच्छा जान लीजिएगा पहले तो प्रत्यास्थता, जो मेन ज्यादातर गुना प्रश्न बनता है, प्रत्यास्थता एनर्जी, संघट्ट, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ संघट्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। बेटा ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक कोलिजन में आप देखोगे, इलास्टिक कोलिजन में आपके काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड एंड आपका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम, मोमेंटम बोथ आर कंजर्व, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? कंजर्व रहेंगे, मतलब दोनों संरक्षित रहेंगे, दोनों संरक्षित रहेंगे, दोनों संरक्षित रहेंगे। इलास्टिक कोलिजन में, प्रत्यास्थ संघटन में आपकी जो गतिज ऊर्जा है और संवेग है, गतिज ऊर्जा और संवेग, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग, गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं बेटा। और हम अप्रत्यास्थ संघटन में देखते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, मतलब ये संरक्षित नहीं रहता। लेकिन मोमेंटम जो होता है बेटा, मोमेंटम, मोमेंटम ये संरक्षित रहता है, ये कंजर्व रहता है, ये कंजर्व रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोनों में जो मेन मेजर डिफरेंस और जिससे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा बार हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, वो ये है कि प्रत्यास्थ संघटन में काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा।
बस केवल और केवल क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम विच इज कॉल्ड संवेग एंड दैट इज कंजर्व, और उसी को हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, डन। बढ़ते हैं ऑप्शन के ऊपर, देखते हैं क्या बोला है कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तंत्र की केवल गतिज ऊर्जा, केवल यदि निकायों का टकराव प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ कोलिजन मतलब इलास्टिक कोलिजन है तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। नहीं, इसमें दो प्रत्यास्थ में दोनों रहती है, दोनों देखना किधर कंजर्व है, केवल संवेग कंजर्व रहती है, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है ना, ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, यही तो पढ़े हमने अभी प्रत्यास्थ संगठन में। प्रत्यास्थ संगठन में मेन फैक्टर क्या है कि इसमें ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, संवेग भी संरक्षित रहता है। नेदर तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ध्यान रखिएगा घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल हमेशा क्या होता है कि जो बल लगा रहे हो, ये बल लगा रहे हो आप, जिस भी दिशा में बल लगा रहे हो या जिस भी दिशा में विस्थापन हो रहा है उसके हमेशा विपरीत काम करेगा। ध्यान रखिए, जो बल बल विस्थापन जिस भी दिशा में होगा, विस्थापन का हमेशा अपोज करेगा। जो घर्षण बल क्या होता है कि वस्तु और जो सतह है, इस दोनों का जो संपर्क सतह है ना, इसके बीच एक्टिव होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल, वो मूविंग ऑब्जेक्ट एंड प्लेन सरफेस, जिस भी सतह पर ऑब्जेक्ट गति कर रही है उसके संपर्क सतह के बीच काम कर रहा होता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच। ठीक है ना, और वो फोर्स हमेशा क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है। और तभी तो अब एक फुटबॉल को थोड़ा हल्का किक मार के, एक फुटबॉल को थोड़ा सा किक मार के आप छोड़ दो, क्या करेगा, कुछ दूर जाके रुक जाएगा। रुक क्यों रहा है, क्योंकि ग्राउंड मतलब मैदान और जो बॉल है, फुटबॉल है, उसके संपर्क सतह के बीच एक बल काम कर रहा है जिसको हमने घर्षण बल बोला, जिसको क्या बोला, घर्षण बल। और उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, विस्थापन के अपोजिट, विस्थापन के अपोजिट। इसका मतलब दोनों के बीच 180 डिग्री बनेगा। और हम देखेंगे, हम बोले थे कि जो फोर्स का होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 180, cos 180 की वैल्यू 1 होती है, कितना, -1 होती है। तो ये मिल जाएगा -f इंटू डी। तो आप आंख मूंद के बता सकते हो जो घर्षण बल हमेशा क्या होगा बेटा, नकारात्मक होगा, हमेशा क्या होगा, नकारात्मक। क्लियर है, ओके। तो बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ कुछ बुक में इस चीज के लिए ध्यान देखिए, उपरोक्त सभी दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, उस पर मत जाइएगा। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा दिए है, कॉन्सेप्ट समझा दिए कि किस प्रकार से आप लोगों का जो घर्षण बल का किया गया कार्य नकारात्मक होता है। आपको विथ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया कि फुटबॉल जैसे आप लोगों किक करोगे या ढकेलोगे तो कुछ देर जाके रुकती है, रुकने का मेन रीजन क्या होता है, घर्षण बल। और घर्षण बल विस्थापन के अपोजिट काम करता है, वो चाहता है कि बाल आगे न बढ़े, वो हमेशा गति का विरोध करता है। तो दोनों के जो बीच कौन बनता है, दोनों का दिशा अपोजिट होता है। कौन कितने का बन रहा है, 180 का। तो 180 रखने पर हमने देखा कि वर्क जो आया निगेटिव आया। ठीक है, उस स्थिति में जो वर्क मिलेगा नकारात्मक मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है ना, बहुत सारे बुक में उपरोक्त से भी दिया है कि घर्षण सकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। शून्य तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव का कैसे नहीं बनता ना भाई, पॉजिटिव का कैसे नहीं बनता। शून्य किस वे में ठीक हो सकता है, मे बी दैट, क्योंकि ऐसा देखने के लिए मिला है कि अगर आप वस्तु पर बल लगा रहे हो, जो जिस स्थिति से, जिस टाइम से, जिस क्षण से आपने बल लगाना स्टार्ट करा है, उसी क्षण से इसके संपर्क सतह के बीच फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो बल अभी भी विस्थापन जीरो है, विस्थापन जीरो है, उस स्थिति में आपका जो कार्य है वो जीरो हो सकता है। बट यहाँ पर तो उपरोक्त शून्य हो सकता है। लेकिन नकारात्मक की बात करें, नकारात्मक ज्यादा वैल्यूएबल थिंग्स है। ठीक है ना, हम ये बोलेंगे कि गतिशील वस्तु के लिए बात कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है गतिशील वस्तु के लिए बात कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए उसके लिए हमारा आंसर होगा नकारात्मक। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि आरोपित बल F, वेग v हो, उत्पन्न होने वाली शक्ति, इसके पहले अभी बात की, पावर हो जाता है हमारा F इंटू वी। क्या हो जाता है, F इंटू वी। ये कैसे आया, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बात कर लिया है। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक लंबी कमानी को 20 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है बेटा। ठीक है ना, तो स्ट्रेच कितना है, अच्छा, इसकी स्थितिज ऊर्जा है, मतलब आपको x की वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लाएंगे बेटा। मीटर में लाने के लिए आपको बताया गया है कि जो सेंटी दिख रहा है उसकी जगह कितना लिखना है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 सेंटी की जगह लिख दिए, हमारा मीटर में आ गया आंसर।
इसकी स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है ना, इसकी स्थितिज ऊर्जा, यदि कमानी को 10 सेंटीमीटर खींचा जाए तब इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ओके, इधर देखो, कमानी जिसका मतलब हम लोग स्प्रिंग निकाल रहे हैं, ठीक है, U1 या U इनिशियल जो ऊर्जा है U दिया हुआ है, U किया होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, बेटा समझिएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो U और x के बीच में किसका रिलेशन है? इस प्रकार से जो U होता है, जो विस्थापन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, U अपॉन में U डैश बराबर x1 का या x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स डैश का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है? मतलब ये रिश्ता ध्यान रखोगे, ये संबंध हम लोगों ने स्थापित किए, ठीक है ना, ये इनिशियल केस के लिए था, फाइनल केस के लिए डैश से रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल केस के लिए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमको डैश ही निकालना है, यू डैश निकालना है, तो यू अपॉन में यू डैश, और एक्स कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 का वर्ग 4, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर नीचे है, कट जाएंगे दोनों कंडीशन में, सेम टू सेम मात्रक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हम जो रियल वैल्यू है 2 and 10 उसको रखते हैं, और 100 10 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला है 100, तो इसको मैं लिख काट सकता हूँ, 25 से 100 होता है, 1/25 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 25 जाएगा, ये 25 जाएगा यू की तरफ, यू डेज जाएगा 1 की तरफ, तो मैं यू डेज बराबर बोल सकता हूँ इतना 25 यू है, कितना है 25 यू, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो हमारा जो नए जब कमानी को 10 सेंटीमीटर खींचेंगे तब हमारी जो स्थिति ऊर्जा होगी 25 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा बेटा। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ई। डन, आया समझ में बेटा? बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति अपने स्थिर पर 20 किलोग्राम का एक निकाय, अच्छा, व्यक्ति का जो द्रव्यमान है 55 केजी, ठीक है, सिर पर जो भार रखा है, सिर पर जो भार रखा है वो कितने केजी का है? 20 केजी का, तो टोटल भार कितना हो गया? वस्तु और जो सिर पर निकाय रखा है, जो हम लोग ने सिर पर निकाय रखे हैं, जो सिर पर निकाय रखे हैं 20 केजी का, उसका भार देख रहे हैं तो कितना है? 5 और ये 2 7, ठीक है ना, 75 केजी का कुल भार हो गया। निकाय और इस व्यक्ति का गुरुत्व के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? 20 मीटर की दूरी तय करता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको अच्छे समझिएगा। मैंने कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर कोई व्यक्ति है, इसका अपना भार है 55 केजी, इसका अपना भार है 55 केजी, इसने सर पर कोई भार वस्तु या निकाय रखा जिसका अपना भार है 20 केजी, ठीक है ना, अब ये चल रहा है, कितनी दूरी पर चला, कितनी दूरी चला? 20 मीटर चला, यही तो बोला ना, 20 मीटर ही तो है बेटा, हाँ 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, अब 20 मीटर चला, ठीक है, तो देखो भार हमेशा नीचे की ओर काम करता है, मतलब बल नीचे की ओर काम कर रहा है, जो वस्तु और व्यक्ति का पूरा भार किधर काम कर रहा है? नीचे की ओर काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है ना, तभी तो हम भार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और विस्थापन चल रहा है ऐसा, विस्थापन हो रहा है यू, ठीक है ना, तो मैं अगर विस्थापन, ये हो गया विस्थापन की दिशा और ये हो गई भार की दिशा, दोनों के बीच कोण कितने का बन रहा है बेटा? 90 अंश का। हम सीधे सीधे हम शुरू वाले क्वेश्चंस में बात कर लिए हैं कि अगर विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 अंश होगा तो हमारा कार्य जीरो होगा, करके भी देख सकते हैं, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों डॉट प्रोडक्ट होगा, एफ डी कॉस थीटा, थीटा 90 अंश, एफ डी कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है तो पूरा जीरो, तो वर्क हो जाएगा हमारा जीरो, यही पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। डन, ये भिड़ नहीं जाना, गुना का भाग करने के लिए भिड़ नहीं जाना, सीधे सीधे देखें, व्यक्ति का भार नीचे काम कर रहा है, विस्थापन परपेंडिकुलर हो रहा है, तो हमारा कार्य होगा जीरो। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। 600 जूल की गतिज ऊर्जा, हाँ 600 जूल की गतिज ऊर्जा समांतर दिशा में गतिमान वस्तु P से Q, जब PQ बराबर 3 मीटर बोला है, चलने पर 100 न्यूटन के निरंतर विरोधी बल का अनुभव करती है, Q पर वस्तु की ऊर्जा, अच्छा इसको समझिएगा, बोल क्या रहा है, ये बिंदु P है, P से Q तक की दूरी है 3 मीटर, इतना चला, शुरू में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब हम बोल रहे हैं EP, यहाँ पर जो एनर्जी है, और पूछा क्या है
क्यू पर एनर्जी कितनी है ये पूछा है, क्यू पर एनर्जी कितनी है ये पूछा है। तो शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी, शुरू में जो एनर्जी थी कितना था, 600 जूल, कितना था, 600 जूल बोला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो पी से क्यू तक चलने के लिए आपका जो विरोधी बल है, विरोधी बल है कितना है, 100 न्यूटन है, कितना है, 100 न्यूटन है, क्लियर है। तो क्यू पर पहुंचने पर आपकी एनर्जी कितनी होगी, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पी से क्यू चलूं कितनी ऊर्जा को लेके, 600 ऊर्जा को लेके, 600 ऊर्जा को लेके पी से क्यू चलूं, ठीक है ना, और कोई ऐसा बाहरी बल है जो 100 न्यूटन, वो मेरे विरोध में काम कर रहा है, मेरे अपोजिट में काम कर रहा है, वो अगर मेरे अपोजिट में काम कर रहा है, क्यू तक पहुंचने पर, क्यू तक पहुंचने पर मेरी कुछ ना कुछ ऊर्जा में लॉस होगी, मेरी ऊर्जा में हानि होगी, वही हानि ऊर्जा हम लोग निकालेंगे कितनी होगी, ठीक है ना, और उसको उसमें माइनस कर देंगे और क्यू में निकल जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो जो ऊर्जा हानि हुई गई कहां पर, जो ऊर्जा हानि हुई गई कहां, ये जो 100 न्यूटन बल है और विस्थापन है 3 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य के बराबर होगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं ऊर्जा, जो प्रारंभिक ऊर्जा है, प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा है हमारा ईपी, अंतिम ऊर्जा है, अंतिम ऊर्जा ध्यान दो, ईक्यू तो बचा, यूक्यू बचा हुआ ऊर्जा है, और जो खर्च हो चुका है किसके विरोध में, इस वाले बल के विरोध में, वो ऊर्जा उसको भी जोड़ेंगे, और वो किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर होगा। अरे यार 3 मीटर विस्थापन 100 बल के द्वारा, बल के बावजूद मैं 3 मीटर विस्थापित कर रहा हूं, तो मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं ना, तो वही कार्य हमारा ऊर्जा होगा, खर्च ऊर्जा हो गया या लॉस, लॉस एनर्जी। अब मान रख दो, हमको EQ निकालना है, मतलब EQ बराबर मैं लिख सकता हूँ, अच्छा बोल दो ना बड़ी, ये 600 बराबर EQ पता करना है, बल गुणित विस्थापन, मतलब बल 100 न्यूटन, विस्थापन 3 मीटर, मतलब 100 300 हो जाएगा ना बेटा, 300 हो जाएगा। तो EQ निकालेंगे, 300 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो EQ बराबर हमारा आंसर आएगा 300 न्यूटन, या जूल आ जाएगा, ऊर्जा है बेटा ये, जूल आ जाएगा, ठीक है बेटा। आंसर कौन सा राइट होगा, आंसर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। क्लियर है, समझ में आया, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे बेटा। एक ट्रक जिसका भार, अच्छा इधर कुछ नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन है, सॉरी। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को 5 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से विराम से एक रूप में त्वरित किया गया है, किया जाता है। इस अवधि के दौरान इंजन की औसत शक्ति में अच्छा कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कार्य ऊर्जा पर मैं पढ़े बेटा, कार्य ऊर्जा पर मैं, कार्य ऊर्जा पर मैं क्या होता है, ठीक है ना, अगर कोई वस्तु यहां से चला u वेग से, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान कितना है यम, कार्य ऊर्जा पर मैं समझिएगा, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है, u वेग से चला, कुछ दूरी चलने के बाद, कुछ विस्थापन के बाद उसकी ऊर्जा जिसका द्रव्यमान तो नियत रहेगा, द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है बेटा, वेलोसिटी बदल सकती है, हम मान लेते हैं v हो गया। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है, इनिशियल गतिज ऊर्जा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जिसको मैं के एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, के एफ फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो जो हमारा वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन जो होता है, टोटल वर्क डन मतलब टोटल जो कार्य होता है, कुल कार्य लिख दो, हिंदी में लिख देते हैं, कुल कार्य, कुल कार्य क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब मैं ये लिखता हूँ W दैट इज नेट W, नेट वर्क डन, इट इज डेल के, यही तो है ना सीधा सीधा। और डेल के क्या होता है बेटा, W नेट बराबर के एफ माइनस के आई, के एफ माइनस के आई। अब ये लिख सकते हैं वर्क डन बराबर के एफ कितना बेटा, हाफ एम, हाफ एम वी स्क्वायर होगा, माइनस ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल गतिज ऊर्जा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से या तो कॉमन ले सकते हो आप लोग, एक चीज इजी कर सकते हो,
W बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ ना हाफ यम, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना। अभी इससे रिलेटेड इसको सॉल्व भी कर सकते हूँ, ठीक है ना, इसको सॉल्व भी कर सकते हूँ। कैसे? अगर मैं इसको v स्क्वायर माइनस यू इसको लिखूँ v प्लस यू, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, u इज इक्वल टू हाफ यम v प्लस यू v माइनस यू, इस फॉर्मेट में भी इसका आंसर दे सकते हो। अरे यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आए हो ना भाई, उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे आपको इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, और ऊपर वाले को भी याद रखो, भूलो मत, ठीक है ना। उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन नीचे कर दिए हम लोगों ने। आते क्वेश्चन पर, क्या बोल रहा है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को, तो शक्ति क्या होता है बेटा? शक्ति होता है हमारा P बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हम लोग गतिज ऊर्जा के तौर पे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा हाफ यम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय में टी लिखेंगे, टी। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? W कहाँ से आया? W इस वाले स्लाइड में समझो, इस वाले स्लाइड में समझो। W यहाँ स्लाइड से, इस वाले स्लाइड से W लाया हम लोगों ने। W दैट इज कार्य, कुल कार्य, ठीक है ना, क्योंकि आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम, ठीक है। अब बोल क्या रहे हैं, ये चल रही है विराम से, ये चल रही है विराम से, विराम से चल रही है, इसका मतलब आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है। अब फाइनल वेलोसिटी ध्यान दीजिएगा, इधर ना लिखता हूं, इधर लिखता हूं, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि वस्तु विराम से चल रही है, विराम से चलती है, उस स्थिति में आपको इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को शून्य लेकर चलना पड़ता है, और प्रारंभिक वेग शून्य है, अंतिम वेग मतलब v बराबर 54 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखे v 54 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, जबकि हमको इसको मीटर पर सेकंड में लाना है। मीटर पर सेकंड में लाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 54 गुणित 5/18 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, एक ट्रिक याद रखें, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड मिलाना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड मिलाना है, हम क्या करेंगे, ध्यान दो, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर बड़ी क्वांटिटी, बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, हम बड़े को छोटे में जब करते हैं तो छोटे के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और जब ऐसे केस आ गई कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, छोटी को बड़ी में ला रहे हैं, तो हम उस केस में बड़ी को ऊपर रखते हैं। ध्यान रखिए इस बात का, है ना। 5/18, 18/5 सभी बच्चों को याद होगा ये ट्रिक, लेकिन आप कंफ्यूज इस बात के लिए हो जाते हो कि गुना किसके लिए किस में करें, बस इतनी सी बात है। ध्यान रखना, जब बड़े को छोटे में लाना है छोटे के ऊपर रखें, छोटे से बड़े में लाना है तो बड़े के ऊपर रखें, बस। क्लियर है बेटा? ठीक है, हम बात करेंगे अब इसको कैंसिल करने की। 18 होता है, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड में 5×3 = 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ये सब हो गया। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हाफ, मास कितना दे रखा है, 1000 मास दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा इसको डायरेक्ट करूँ बेटा, यू तो जीरो हो जाएगा ना, यू जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल सिंगल में v, तो v मतलब 15 का स्क्वायर, बेटा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 15 का स्क्वायर होता है 225, डिवाइड बाय, पूरे के डिवाइड में टाइम कितना दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है आपको 5 सेकंड, कितने सेकंड में शक्ति निकालना है, 5 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर है बेटा आप लोगों को? ठीक है ना, इसको काट दो, दो, ये 500 बार कटेगा 2 से, क्योंकि 2 बटे में ही है, फिर 5 से काटो इसको, 5 का 5, ये 100 बार कटेगा, ये 100 गुणित 225, P बराबर हो जाएगा 225, 200। ऑप्शन में ऐसा ही कुछ, हाँ, ऐसे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये वाट में है ना, वाट में ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, क्लियर है? बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन तक। एक ट्रक जिसका भार 10,000 है 2 मिनटों में अपनी चाल, ध्यान दीजिएगा, भार बोला है, भार मतलब W मतलब mg बराबर कितना, 10,000, ठीक है बेटा, इतना दिया हुआ है, ठीक है। 2 मिनटों में इसकी चाल, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब मास निकालते हैं, यहाँ पर हमको आगे मास की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो मास निकालते हैं।
जी का मान 10 रखोगे, जी का मान 10 रख के इसको यहाँ से 1 शून्य उड़ा देंगे, ठीक है ना। अरे यार अब ऐसा कर लो ना भाई, यम इंटू जी का मान 10 रखोगे मास निकालने के लिए, ठीक है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 शून्य से 1 शून्य उड़ा दो, तो मास कितना मिला बेटा, 1000 मिला मास। मास कितना मिला, 1000। समय दिया हुआ है 2 मिनट, समय कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। 2 मिनट मतलब इसको सेकंड में निकालेंगे। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। 2 मिनट मतलब कितना सेकंड मिला, 120 सेकंड, 120 सेकंड। क्लियर है बेटा। 36 आपका इनिशियल वेलोसिटी, 72 आपका फाइनल वेलोसिटी। आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितना, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। बोले हैं किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 को गुना करेंगे। 5/18, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 हो गया। यू का मान 10 मीटर प्रति सेकंड। डायरेक्ट भी कर लेना हुआ है, उधर ही कर लो डायरेक्ट, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट मुझे तो समझाना है एक एक लिख कर, ठीक है ना, हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए फिर भी आप समझिएगा। अब इसको यहीं पर उड़ा दो बेटा, 5/18, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ हो, v बराबर हो गया था 72 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुना करोगे तो ये 18 72 हो जाएगा, 5 24, तो v का मान हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा v का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब देखिएगा आपने मास ला लिया 1000 केजी, ठीक है ना। टाइम ला लिया 120 सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ला लिया, फाइनल वेलोसिटी ला लिया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ला लिया। इतने सब वैल्यू ला लिया आपने, दिया हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। सीधे सीधे कार्य की गणना करने के लिए आपको वर्क एनर्जी फॉर्मूला याद है, यम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हाफ यम का मान कितना बेटा, 10⁻³ लिख दूं। अरे भाई ये यम है ना, 10⁻³ लिख रहा हूं इसको, क्लियर है। अब ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर, इसको मैं a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिख सकता हूँ। a प्लस बी मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख दूं बेटा, 10 और 20 कितना, 30। a माइनस बी मतलब 20 में से 10 गया, 10 बचा, किसी एक को उड़ा दो यहाँ से, 2 पंचे 10, 5 3 15, ठीक है। 5 3 15, ये हो गया 15 गुणित 10 पर 4, 15 गुणित 10 पर 4। आपको दशमलव में ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आपको दशमलव में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम दशमलव में करते हैं, दशमलव में ये हो जाएगा बेटा 1.5 गुणित 10 पर 5 की घात, ठीक है। दशमलव को जब लेफ्ट करते तो यहाँ पर प्लस करना है, ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ओके। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 40 वाट की शक्ति वाला एक बल्ब 12.5 घंटे प्रति दिन 30 दिनों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। पावर कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 40 वाट। बल्ब घंटा टाइम कितना दे रखा है, टाइम दिया रखा है 12.5 आवर, ठीक है, आवर दिया हुआ है। किलो वाट आवर में है तो इसको चेंज नहीं कर रहा है। डी कितना दिया है, डे कितना दिया हुआ है, डेज 30, ठीक है। तो सीधे सीधे गुना कर देंगे, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टी। हमको निकालना है खपत ऊर्जा, खपत ऊर्जा मतलब डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू ही तो ऊर्जा होती है बेटा, कार्य ही तो ऊर्जा होती है। तो डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी पर डे, ठीक है ना, पर डे के लिए बात करेंगे, और 30 दिन के लिए तो 30 में गुना कर देंगे, ठीक है। तो पी मतलब कितना, 40, गुना करो सबको, आपका आंसर आ जाएगा गुणित में 30, ठीक है ना। अच्छा ये 30 दिन के लिए निकाल रहे हैं इसलिए 30 का गुना कर रहे हो, ठीक है ना, 30 दिन के लिए निकाल रहे हैं 30 में गुना करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दशमलव को हटाओ यहाँ से, 1 शून्य से 1 शून्य उड़ा दो यहाँ से, 4 3 12, और 12 का गुना करोगे आप तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये आ जाएगा 15 वाट आवर, और ये 10⁻³ को मैं किलो वाट में लिख सकता हूँ, 15 किलो वाट आवर हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको गुना करोगे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। क्लियर है बेटा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से और सॉल्व करिए। यदि एक कण को 2i के 3j के 5k दूरी तक 5i 2j
3 के बल लगाकर विस्थापित किया जाता है। तो कार्य बताइए। ये सिंपल है, कार्य बराबर बोलता है बल गुणित विस्थापन होता है, एफ डॉट डी। ठीक है ना, मैंने बता दिया किस प्रकार से गुना करना है। आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के साथ में गुना करें। ठीक है ना, पहले लिख दो जरा, अगर एफ लिखते हैं, एक कण दूरी तक ये विस्थापन है बेटा, डी है ये, 2i के प्लस 3j के प्लस 5k के नहीं लिखा हुआ है, इधर लिख लेना। बल बराबर है ना 5i के प्लस 2j के प्लस 3k। ठीक है, कार्य के लिए इन्हीं से उड़ा दो, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, 5 3 15। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बेटा, 15 और 6 21 और 10 31। W बराबर 31 जूल। आंसर दिख रहा है बेटा कोई? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी परिवर्तनशील बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलो हम बात कर रहे हैं किसी परिवर्तनशील जगह के लिए, आप इस प्रकार से किसी रास्ते को तय कर रहे हो, हर दूरी पर या हर स्थान पर मान के चलो आपका बल हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित बल हो रहा है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि आप dx दूरी के लिए बल कितना लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं, x1 से x2 चल रहा है, x1 से x2 चल रहा है, तब आप कितना कार्य करते हो बेटा, आपके लिए जो कार्य दर्शाया जाता है, ये इस प्रकार से दर्शाया जाता है, बल x1 to x2 F डॉट dx। ठीक है ना, ये परिवर्ती बल के लिए कार्य होता है, कार्य का सूत्र होता है। ठीक है ना, और हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय के द्वारा नेट वर्क डन फाइंड करे हैं, नेट वर्क डन फाइंड करे हैं हाफ सॉरी इनिशियल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ये भी फाइंड करें। तो सीधे सीधे मैं दोनों को अगर मिला के लिखूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, के एफ माइनस के आई बराबर x1 x2 एफ डी एक्स लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये x1 x2 सीमाएं को दर्शा रहा है, आपकी प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा क्या है, मतलब कहां से कहां तक विस्थापित करे हो, वो दो बिंदु को दर्शा रहे हैं। और एफ डॉट डी एक्स किसी एक छोटी सी दूरी के लिए क्या करा है, वर्क निकाला गया है। हमने इंटीग्रेशन लगा के पूरे दूरी के लिए क्या निकाल दिया, वर्क निकाल दिया। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय के द्वारा। अगर मान चलो वस्तु का वेग दिया हुआ है, उस स्थिति में आप टोटल वर्क निकाल सकते हो कार्य ऊर्जा प्रमेय के द्वारा। ठीक है, दोनों को मिला के लिखे, हम लोग ने ये ला लिया, और आप ये देख मैच कर सकते हो किधर दिख रहा है, के एफ अपन के आई, के एफ अपन के आई, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स इधर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। स्प्रिंग का त्वरण संपीड़न करने में किए गए कार्य का निम्न उदाहरण है। ठीक है, एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य है, नहीं भाई, कार्य मतलब कुछ तो करेगा ना, उसको खींच रहे हैं। तो एक निरंतर बल द्वारा किए गए कार्य नकारात्मक होता है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य और वेरिएबल बल द्वारा किया गया कार्य। हाँ, ये बात सही है भाई, कि अगर मान के चलो आप किसी स्प्रिंग को खींच रहे हो, आप किसी स्प्रिंग को खींच रहे हो, आप किसी स्प्रिंग को खींच रहे हो, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा खींचने के लिए, आपको थोड़ा कम खींचने के लिए थोड़ा कम बल लगाया आपने, फिर बल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो बल का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वेरिएबल फोर्स। बल का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स कहलाता है। वेरिएबल फोर्स मतलब परिवर्ती बल कहलाता है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, है ना। एक केन 100 किलोग्राम के द्रव्यमान को 20 सेकेंड में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है। केन की शक्ति कितनी होगी बेटा? ठीक है, तो सीधे सीधे में हम लोग ने बेटे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो फोर्स कितना है 100, मास इंटू टाइम। अच्छा, दिया हुआ 10 मीटर, 10 मीटर मतलब 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय टाइम 20। ठीक है, ऐसी कुछ है। अच्छा, मास इंटू एक्सेलरेशन भी रखेंगे, एम इंटू जी। एफ निकालोगे आप एम जी से, ठीक है ना, एफ निकालोगे एम जी से, तो मैं ऊपर का फार्मूला लिख सकता हूँ, एम जी डी बराबर टी। बस इस वाले सूत्र में मान रखो, आंसर आ जाएगा।
ये हो जाएगा 100, ये 10 गुना डी कितना है बेटा 10 बटे में 20, ठीक है ना, एक शून्य से एक शून्य कट, 2 पंचे 10, तो 5 गुणित 100 कितना 500, पी बराबर कितना हो जाएगा 500 वाट, कितना हो जाएगा 500 वाट। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिट कर रहा है ए, ऑप्शन नंबर कौन सा मिट कर रहा है ए। ध्यान रखिएगा ये सूत्र पावर का याद रखिए, वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क हम लोगों ने पढ़े फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स हम लोगों ने पढ़े मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो उठाने की बात कर रहे हैं, जी एक्सेलरेशन बराबर जी होगा एफ इजिकल टू एम जी, डन। तो इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने रखा और देखते हैं बेटा आगे। अच्छा आगे क्वेश्चंस खत्म है हमारा, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं बेटा हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर इस लेसन में हम लोगों ने 23 क्वेश्चंस कर लिए है विद डिटेल, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन बेटा हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे, मतलब अगले लेसन के साथ बेटा। मिलते हैं बेटा, थैंक यू।